15 अप्रैल 2023 रात के 10 बज रहे थे। एक सफेद जीप से दो कैदी उतरते हैं। दोनों के हाथ हथकड़ी से बंधे हैं। ये कोई आम मुजरिम नहीं थे। मीडिया के लोग माइक लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और तभी गोलियों की वो तड़तड़ाहट जिसने सिर्फ 9 सेकंड में पूरे भारत को सन्न कर दिया। 3 नौजवान शूटर्स जिन्होंने पुलिस के कड़े घेरे को तोड़कर भारत के सबसे खूंखार माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के सिर में सटाकर गोली मार दी थी। कैमरे में कैद हुई ये हत्या एक झटके में अंजाम दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला डाला। साल 1979। उत्तर प्रदेश का पुराना इलाहाबाद शहर, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, और उसका एक बदनाम इलाका चकिया मोहल्ला। इसी मोहल्ले में फिरोज नाम का एक तांगे वाला रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम था अतीक अहमद। घर में तंगी थी, गरीबी थी, लेकिन अतीक के अंदर बचपन से ही एक अलग तरह की जिद थी। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। 1979 आते आते 17 साल का अतीक 10वीं के एग्जाम में फेल हो गया, पर उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसकी नजरें तो कहीं और थी। उसे ताकत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और वो भी शॉर्टकट से। अतीक ने सबसे पहले मालगाड़ियों से कोयला चुराने का धंधा शुरू किया। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के अंधेरे में कोयला चुराता और उसे ब्लैक में बेच देता। इसी चोरी चकारी के बीच अतीक के हाथों पहली बार खून हुआ। उसके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। उस दौर में इलाहाबाद में जुर्म करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अतीक को समझ आ गया था कि लोगों के अंदर डर पैदा करके ही वो पैसा और पावर कमा सकता है। धीरे धीरे उसने रेलवे के ठेकेदारों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। उसका तरीका एकदम सीधा, या तो पैसा दो या जान से हाथ धो बैठो। 80 का दशक आते आते पुराना इलाहाबाद एक और खूंखार नाम से कांपने लगा था। शौके इलाही उर्फ चांद बाबा। पुलिस चांद बाबा के इलाके में घुसने से पहले 10 बार सोचती थी। अगर उसका कोई गुर्गा पकड़ा जाता तो चांद बाबा पुलिस स्टेशन पर सरेआम बमबारी करके उसे छुड़ा लाता था। अतीक शुरुआत में चांद बाबा को अपना उस्ताद मानता था। उसे देखकर ही उसने जुर्म के तरीके सीखे थे। 1985 आते आते अतीक चांद बाबा का सबसे वफादार और खतरनाक शूटर बन चुका था। अपहरण, रंगदारी, कत्ल, अतीक हर काम में माहिर था। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 1985 में वीर बहादुर सिंह की सरकार बनी। राज्य में फैलते जंगल राज को रोकने के लिए 1986 में यूपी का पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया। चांद बाबा जैसे दिग्गजों के मौजूद रहते हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला गैंगस्टर एक्ट लगा अतीक अहमद पर। पुलिस ने रातों रात अतीक को उसके घर से उठाया और एक गुप्त स्थान पर ले गई। 3 दिन तक अतीक का कोई अता पता नहीं था। शहर में यह खबर फैल गई कि अतीक का एनकाउंटर हो गया है। लेकिन यहीं से खेल में एक नया मोड़ आया। इलाहाबाद के एक रसूखदार सांसद, जिनके पास उस दौर की सबसे महंगी गाड़ियां हुआ करती थीं, उनके दिल्ली दफ्तर से सीधा फोन लखनऊ सेक्रेटेरिएट पहुंचा। लखनऊ से कॉल कनेक्ट हुआ सीधे इलाहाबाद पुलिस चीफ के केबिन तक। वो लड़का हमारा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। फोन पर एक भारी आवाज गूंजी। दोपहर होते होते अतीक अहमद इलाहाबाद की सड़कों पर सीना ताने आजाद घूम रहा था। उस दिन अतीक को एक बात समझ आ गई थी, अगर हमेशा के लिए पुलिस और कानून से बचना है तो खुद सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। साल 1989। इलाहाबाद में चांद बाबा म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जीत चुका था और अब उसकी नजरें विधानसभा पर थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जानते थे कि चांद बाबा की पॉपुलैरिटी और खौफ दोनों चरम पर हैं। उन्होंने चांद बाबा को इलाहाबाद वेस्ट सीट से टिकट का ऑफर दिया। चांद बाबा ने मुलायम सिंह से कहा, नेताजी, मेरा एक चेला है अतीक, बहुत धार है उसमें, उसे टिकट दे दीजिए। मुलायम सिंह, जो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चांद, अगर तुमने उस लड़के को विधानसभा भेज दिया तो कल वो तुमसे बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा कद छोटा पड़ जाएगा। ये चुनाव तुम खुद लड़ो। चांद बाबा ने फिर तय किया कि वो खुद इलाहाबाद वेस्ट से लड़ेगा। जब अतीक को यह बात पता चली कि चांद बाबा ने उसे टिकट नहीं दिया तो वो भड़क उठा। अतीक ने अपने ही गुरु के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर भर दिया। चुनाव हुए। वोटिंग के नतीजे आने से 4 दिन पहले ही हवा का रुख अतीक की तरफ मुड़ चुका था। चांद बाबा समझ गया कि ये तांगे वाले का लौंडा अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसने अतीक को खत्म करने का मौत का फरमान जारी कर दिया। इलाहाबाद वेस्ट का एक ढाबा में अतीक अपने गैंग के साथ चाय पी रहा था। चांद बाबा को भनक लग गई। वो अपनी हथियारों से लैस फौज लेकर वहां पहुंचा, लेकिन अतीक को इस हमले का पहले से अंदाजा था। जैसे ही चांद बाबा वहां पहुंचा, चारों तरफ से गोलियों की बारिश हुई। अतीक की बंदूक से निकली गोलियों ने चांद बाबा के सीने को छलनी कर दिया। गुरु अपने ही चेले के हाथों सड़क पर तड़प तड़प कर मारा गया। अगले 1 हफ्ते के अंदर अतीक के गुर्गों ने गिद्धों की तरह चांद बाबा के गैंग के हर एक आदमी को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। चुनाव के नतीजे आए। अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद वेस्ट से विधायक बन चुका था। अब वो सिर्फ एक माफिया नहीं था, वो माननीय अतीक अहमद था। विधायक बनने के बाद अतीक का खौफ पूरे इलाहाबाद में फैल गया। जिस रेलवे यार्ड से वो कभी लोहे के टुकड़े चुराता था, अब उस पूरे रेलवे स्क्रैप का टेंडर सिर्फ अतीक के नाम पर छूटता था। दहशत इस कदर थी कि कोई दूसरा ठेकेदार अतीक के सामने टेंडर का फॉर्म भरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। 1991 और 1993 के चुनाव उसने लगातार जीते। उसके पास अब 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी प्राइवेट आर्मी थी। अतीक जल्द ही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के करीब आ गया। समाजवादी पार्टी का साथ मिलते ही अतीक का कद बहुत बड़ा हो गया। वो चौथी बार विधायक बना। विधायक की कुर्सी पर बैठकर उसने सैकड़ों लोगों की जमीनों, मकानों और दुकानों पर रातों रात कब्जा कर लिया। इसी दौरान 1995 में यूपी की राजनीति में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसे गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। उस वक्त यूपी में एसपी और बीएसपी की गठबंधन सरकार थी।
लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन को तोड़ना चाहती थी। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। जब एसपी के नेताओं को भनक लगी कि सरकार गिरने वाली है तो वो बौखला गए। अतीक अहमद के नेतृत्व में एसपी के गुंडों और विधायकों की एक भारी भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। दरवाजे तोड़े गए, गालियां दी गईं और मायावती के साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। अगर उस दिन कुछ पुलिस अफसर बीच बचाव न करते तो बहुत अनर्थ हो सकता था। इस घटना ने साबित कर दिया कि सत्ता के नशे में अतीक और उसके जैसे बाहुबली लोकतंत्र को जूते की नोक पर रखते थे। उसी साल 1996 में सिविल लाइंस इलाके में एक मशहूर व्यापारी अशोक साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस मर्डर को अंजाम दिया था अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने। पुलिस अशरफ को पकड़ने दौड़ी, लेकिन जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस वक्त अशोक साहू के सीने में गोलियां उतारी जा रही थी, सरकारी कागजों के मुताबिक अशरफ उस वक्त चंदौली जेल की सलाखों के पीछे बंद था। अतीक ने जेल के पूरे सिस्टम को खरीद लिया था। अशरफ की जगह कोई और शख्स अशरफ के नाम पर जेल में हाजिरी लगा रहा था। 2000 का दशक आते आते अतीक इलाहाबाद का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन 2002 का साल आते आते उत्तर प्रदेश की गद्दी पर मायावती विराजमान हो चुकी थी। मायावती के शासन में अपराधियों पर नकेल कसना शुरू हुई। अतीक पर एक ही दिन में 113 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। इलाहाबाद में लालजी शुक्ला जैसे तेजतर्रार पुलिस अफसर को अतीक के पीछे लगा दिया गया। 7 अगस्त 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक की पेशी थी। अचानक कोर्ट परिसर में एक जोरदार बम धमाका हुआ। कई पुलिस वाले लहूलुहान होकर गिर पड़े, लेकिन इसमें अतीक को कुछ नहीं हुआ। अतीक ने मीडिया के सामने बयान दिया, ये पुलिस और मायावती सरकार मुझे मरवाना चाहती है। लालजी शुक्ला ने मुझ पर बम फेंकवाया है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की और 1 लाख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ये बम धमाका खुद अतीक और उसके पिता ने पुलिस पर दबाव बनाने और जनता की सिंपैथी बटोरने के लिए करवाया था। जब पत्रकारों ने इंस्पेक्टर लालजी शुक्ला से पूछा कि क्या उन्होंने बम फेंकवाया था, तो शुक्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं बम फेंकवाता तो अतीक अहमद जिंदा नहीं बचता। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अतीक को फूलपुर सीट से टिकट दे दिया। जिस सीट से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसी सीट से अब एक ऐसा इंसान चुनाव लड़ रहा था जिसके ऊपर हत्या और अपहरण के दर्जनों केस थे। अतीक ये चुनाव लगभग 64,000 वोटों से जीत गया। वो अब सांसद था। सांसद बनने के बाद इलाहाबाद वेस्ट की उसकी विधायक वाली सीट खाली हो गई। अतीक ने सोचा कि वो दिल्ली में बैठकर राज करेगा और इलाहाबाद की सीट अपने छोटे भाई अशरफ को दे देगा। उसने अशरफ को उस सीट से उपचुनाव में उतार दिया, लेकिन यहीं से अतीक की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हुई।